नमस्कार। राम राम। राधे राधे। तो जल्दी से जुड़ जाएं अपनी एनसीईआरटी की क्लास में। जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा के हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप अगर शब्दवाणी क्लासेस तक पहुंच ही गए हो, एनसीईआरटी की क्लास को खंगालते खंगालते ढूंढते ढूंढते, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शब्दवाणी क्लासेस पर। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो लगातार अपनी क्लास देख रहे हैं, और कई ऐसे भी हैं जो अभी अभी नए नए जुड़े हैं। तो शब्दवाणी क्लासेज शब्द को सबको अपनी शब्दों की वाणी से उनका आभार व्यक्त करती है, सबको अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करेगी, सबको प्यार देने की कोशिश करेगी। तो अपन जो चर्चा कर रहे थे वो अपने जो एनसीईआरटी की क्लास 8वीं की बुक थी हमारा अतीत। हमारा अतीत के अपन ने 7 अध्यायों का अध्ययन कर लिया। 8वें अध्याय का भी काफी अध्ययन कर लिया है। अब उसका थोड़ा बहुत भाग पीछे बचा है, आज उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी आपको पता है कि अपना जो हर वीडियो होता है, वो लगभग हर क्लास होती है, वो लगभग 2-3 पार्ट में बन जाती है। क्योंकि अगर क्लास लंबी हो तो आप भी ज़्यादा देर हो सकता है कि देख ना पाओ, और मैं उसको अपलोड ना कर पाऊँ, और ज़्यादा देर तक एनर्जी भी नहीं रहती वो समझाने की, आप में देखने की। तो इसलिए शॉर्ट शॉर्ट 30-40 मिनट तक की क्लास अपन अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं आज अपने जो महिला एवं जाति सुधार है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार महिलाओं की स्थिति में सुधार किया गया, जाति व्यवस्था में किस प्रकार का सुधार किया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे जो पहले पार्ट था उसमें अपन ने शिक्षा के बारे में पढ़ा। शिक्षा किस प्रकार, क्या क्या विचार थे भारत के दार्शनिकों के, बाहर के अंग्रेज के लोगों के क्या विचार थे, वो किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे, उनका समर्थन किसने किया, भारतीय लोगों का समर्थन किसने किया, कौन कौन से 2 गुट बन गए थे भारतीय लोगों के। एक तो चाहते थे कि भारत के लोगों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान दिया जाए, और कुछ लोग चाहते थे कि भारत को जो पश्चिमी ज्ञान है उनसे भी अवगत कराया जाए। तो उसके बारे में चर्चा की। उसके बारे बाद में आता है महिलाओं के बारे में। महिला है और जाति है, उनमें किस प्रकार सुधार किया गया, महिलाओं को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे कि अपन ने जो पीछे अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें अध्ययन किया था कि महिलाओं को तो विशेषकर अपन ने पहले सती प्रथा के बारे में पढ़ा कि अगर किसी महिला का जो पति है वो चला जाता है, वो महिला विधवा हो जाती है, तो पहली स्थिति में तो उसे पति की चिता के साथ में जला दिया जाता है। और लोगों ने यहां तक तर्क दिए कि जो महिला है वो लगभग खुद चिता में जलना चाहती है, लेकिन वो क्या करती है, उसको में डर का माहौल रहता है, वो जल नहीं पाती अपनी इच्छा से। इसलिए कभी कभार हम क्या करते हैं, उसको चिता में लकड़ों से जो गट्टर होते हैं उनसे बांध देते हैं और साथ में जला देते हैं। अब जलाया क्यों जाता था? क्योंकि हो सकता है महिला का पति जाने के बाद में महिलाओं को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, और ऐसा भी माना जाता था कि वो पति के जाने के बाद में डायन रूप में आ जाती है, मतलब भूत प्रेत बन जाती है। तो ऐसी धारणाएं थी, वो व्यापक थी। कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन जो कुरीतियां होती है उनमें बदलाव लाने में काफी समय लग जाता है। सती प्रथा के बारे में पढ़ा, विधवा विवाह के बारे में पढ़ा। विधवा जो महिला है उसके विवाह को किस प्रकार लोग देखते थे, क्यों विधवा महिलाओं का विवाह नहीं करना चाहते थे, कौन कौन से समाज सुधारक आगे आए, सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा विवाह को दोबारा चालू करवाया। इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो अपन ने एक चित्र भी देखा था किस प्रकार महिलाओं को चिता में जलाया जाता है। और उसमें अपन ने पहले पहले, अगर मैं बात करूं, सीधा टॉपिक पे आऊं, तो जो राजा राममोहन राय थे, राजा राममोहन राय थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कलकत्ता में। कहां पर? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने मुख्य रूप से जो सती प्रथा थी उस पर कड़ा प्रहार किया। किस पर? इन्होंने मुख्य रूप से सती प्रथा पर कड़ा प्रहार किया, और उसके चलते ये अपने अगर चित्र देखें तो ये देख सकते हैं, ये है राजा राममोहन राय। इनका चित्र बनाया गया था रेम्ब्रांट पील द्वारा, यह चित्र बनाया गया था 1833 में। राजा राममोहन राय ने जो विधवा महिलाएं थी उनके विवाह के लिए
और जो सती, मुख्य रूप से जो सती प्रथा थी, उसको खत्म करने के लिए प्रयास किए। और इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई? 1829 में। इसके पीछे मुख्य प्रयास किसके थे? तो राजा राममोहन राय के। उसके बारे में विस्तृत अपने जानकारी पढ़ ली थी। फिर एक इस प्रकार की वो कुंडों पर झूलने वाला त्योहार था, उसके बारे में चर्चा की। सती प्रथा के बाद में जो मुख्य चीज आती है वो आती है अपने विधवा विवाह। और लड़कियों के पढ़ने लिखने के बारे में अपन ने बात की थी कि उस समय लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता था, और लोग मानते थे कि अगर लड़कियां घर से बाहर निकलेगी तो बिगड़ जाएगी, और जब वो पढ़ने जाएगी तो गांव के जो मेन चौराहे है वहां से होकर गुजरेगी तो उसकी क्या क्या स्थितियां हो सकती है। इसलिए महिलाओं को ज्यादातर वो घरों में रखना चाहते थे कि वो सिर्फ घर का काम संभाले, बाहर का काम पुरुष देख लेंगे। और कईयों की सोच यहां तक थी कि महिलाओं में इतनी बुद्धि भी नहीं है कि वो पढ़ सकती हो और वो पुरुषों की बराबरी कर सकती हो। तो कई जो महिलाओं के पक्ष में थे उन्होंने कहा कि आप महिलाओं को पढ़ने की आजादी दीजिए, उनको आगे बढ़ने की आजादी दीजिए, फिर अपनी और महिलाओं की तुलना करिए। आप महिलाओं को तो कैद करके बैठे हैं और चाहते हैं और सोचते ये हैं कि महिलाओं में इतनी वो ताकत नहीं है कि वो पुरुषों की बराबरी कर सके। अरे उन्हें पहले मैदान तक आने तो दो, उन्हें कोशिश करने तो दो। तो इस प्रकार की चीजें अपने लगातार अपने इस अध्याय में पढ़ी। फिर अपने पढ़ा कि जब महिलाओं के बारे में महिलाएं ही लिखने लगी, आज अपने को यहां से शुरू करना है। क्या? महिलाओं के बारे में जब महिलाएं लिखने लगी, महिलाओं को पढ़ाने के लिए पहले तो पुरुष आगे आए, फिर महिलाओं को पढ़ाने के लिए खुद महिलाएं आगे आने लगी, उनके बारे में लिखने लगी, तो किस प्रकार के परिवर्तन हुए? तो देखिए कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई, लगभग 1901, 2, 10 तक जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिकाएं अदा की थी। जैसे कि जो भोपाल की बेगमें थी और अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। जो भोपाल की बेगम थी मुस्लिम महिला, उन्होंने अलीगढ़ में महिलाओं को पढ़ाने के लिए एक प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। देखो, महिलाओं के लिए महिलाएं काम करने लगी। बेगम रुकैया सखावत हुसैन की बात करूं या भोपाल की बेगमों की बात करूं, तो इन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए। वह रूढ़िवादी विचारों की, जो अपने रुकैया सखावत थी, वो रूढ़िवादी जो पुराने विचार थे उनकी आलोचक थी, और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में ही रखा है। उन्होंने कहा है कि औरत आज निचले दर्जे में क्यों है, उनको पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं, समाज के ठेकेदार बन बैठे हैं, वो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते। तो उन्होंने इस प्रकार की जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनका क्या किया? विरोध किया। फिर देखें आगे तो 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई थी। अब 1880 का दशक आया, तब तक तो कई भारतीय महिलाएं थी वो डॉक्टर बनने लग गई, कई शिक्षिकाएं बन गई। मतलब 1880 से 19वीं शताब्दी से पहले महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। अब महिलाएं धीरे धीरे लिखने लगी और वो ये भी लिखने लगी कि आखिरकार हमको आप पढ़ने क्यों नहीं देते? हम भी मनुष्य जन्म में आए हैं तो हमको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। अगर कभी टाइम मिले तो पढ़ना कि किस प्रकार घर में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली एक जो महिला थी ताराबाई शिंदे, उन्होंने महिला और पुरुष की तुलना की और एक पुस्तक लिखी, स्त्री पुरुष तुलना। अब अगर देखो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सॉरी, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्त्री पुरुष तुलना नाम से पुस्तक किसने लिखी, स्त्री पुरुष तुलना नाम से पुस्तक किसने लिखी, तो सोचेंगे कि यार ये प्रश्न कहां से आ गया, ये प्रश्न कहां से पूछ लिया गया। तो विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न दिमाग में घूमने लगेंगे। लेकिन फिर जब 8वीं क्लास की ये पुस्तक ढूंढेंगे, इसको खंगालेंगे, तो पता चलेगा अरे ये तो 8वीं क्लास की जो पुस्तक है उसमें लिखा पड़ा है। संस्कृत की महान विद्वान
पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं को दमन करता है। देखो, संस्कृति की महान विद्वान थी पंडित रमाबाई, वो खुद मानती है कि हिंदू धर्म के अंदर महिलाओं का दमन किया जाता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। उन्होंने जो हिंदू महिलाएं थी उनकी दुर्दशा पर एक किताब लिखी, और पूना में जो विधवा महिलाएं थी जिनके पति चले जाने के बाद में उनको अत्याचार झेलना पड़ता था ससुराल वालों की तरफ से, तो उनके लिए एक विधवा गृह की स्थापना की। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। वहां महिलाओं को जो सुधार गृह था, वहां पर बहुत सारे जो हस्तकला के काम है वो सिखाए जाते थे, जिससे वो अपना पेट पाल सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हो गए। जब रूढ़िवादी खेमे के लोगों को पता चला कि जो रमाबाई है, पंडित रमाबाई, वो इस प्रकार के काम कर रही है, महिलाओं को पढ़ा रही है, महिलाओं को काम सिखा रही है, उनके लिए विधवा गृह की स्थापना कर रही है, तो ऐसे लोग जो समाज के ठेकेदार थे, थोड़े बहुत अपने को ज्ञानवान समझते थे, वो आग बबूला हो गए। अरे यार, रमाबाई हमारे विरोध में जाकर, समाज के विरोध में जाकर ऐसा काम कर रही है। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। अब जब महिलाएं पढ़ने लगी तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जितने भी जो लोग थे, वो सोचने लगे कि अगर ये महिलाएं ज्ञान प्राप्त करेगी, पश्चिमी संस्कृति को ग्रहण करेगी, तो अपना धर्म है वो क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान पुरुष भी यह सोचते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। अब पहले तो थोड़ा बहुत पुरुषों ने प्रयास किया, अब धीरे धीरे महिलाएं खुद अपने लिए आगे आने लगी कि साहब हमको क्या चाहिए, अपना हक चाहिए। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी। अब महिलाएं धीरे धीरे अपना समूह बनाने लगी, महिलाओं को इकट्ठा करने लगी और कहने लगी कि अपन को भी क्या मिलना चाहिए, अपन को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, अपन को भी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए और अपन को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए वो संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालती, सरकार का विरोध करती। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। अब पहले महिलाएं घर तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे जब भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा, अन्य जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा चलाए गए, तो उनमें महिलाओं ने भी भाग लेना शुरू कर दिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता, समानता की मांगों का समर्थन किया। अब 20वीं शताब्दी में अगर बात करूं जवाहरलाल नेहरू की या बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने भी इस मत का समर्थन किया कि महिलाओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो खुले तौर पर अपना काम कर सके और उनको समानता मिलनी चाहिए, उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। अब जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने महिलाओं को कहा कि आप जो ये चाह रहे हो कि हमको वोट डालने का, मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, आप पहले क्या करो, अपना ये जो मत देने वाला अधिकार है ना, आप जो मांग कर रहे हो, इसको मांग को एकदम साइड में कर दो। महिलाओं ने कहा क्यों भाई, साइड में क्यों कर दे, कि हम आपसे वादा करते हैं जब भारत आजाद हो जाएगा ना, तब हम आपको वोट देने का अधिकार दे देंगे। महिलाओं ने कहा ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ एक ही काम में जोर डालो कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को बाहर निकालना है, ताकि हम पुरुष और महिलाएं जब आप साथ में चलोगे तो जरूर अंग्रेजों पर दबाव बनेगा। तो इस प्रकार जो महिलाओं का आंदोलन था उसका रुख मोड़ लिया गया। यहां पर देखिए जो स्त्री पुरुष तुलना है उसमें ताराबाई शिंदे क्या लिखती है कि क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। ये किसे बोलती है, पुरुष को बोलती है कि क्या औरत है उसको अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी तुमको होती है।
ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीजों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। अब वो ताराबाई शिंदे कहती है, पुरुषों को टारगेट करके लिखती है कि आप तो हम महिलाओं को ऐसे समझते हो, हमको इस प्रकार दर्द देते हो और हमको चिता के साथ में सती होने के लिए मजबूर करते हो, हमको जला देते हो। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि हम धूल या चट्टानों या किसी जंग लगे लोहे से बनी है। अरे समझो रे, हमको भी क्या होता है, दर्द होता है। हम कोई जंग लगे लोहे या धूल या मिट्टी नहीं है, और आप अपन खुद को सोना मत समझो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। अरे सोचो, एक औरत का पति मर जाता है तो फिर वो अपनी जिंदगी को कैसे बिताती है। आप ये तो सोचते नहीं हो, आप उसको और अधिक कष्ट देने की चाह रखते हो, उसको और अधिक कष्ट देते हो। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है। कितनी दयनीय स्थिति थी सती प्रथा की। पति मरा, पति गया, नाई आता है, पत्नी के पूरे बाल उतार देता है। अब पत्नी के बाल और पति के जाने में कहां संबंध? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए, उसे शादी ब्याह, आवो भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती है। अब महिलाओं का पति जाता है, उसके बाद में और क्या किया जाता है? बाल तो काट ही दिए जाते थे। उसके साथ में जहां पर भी शादी ब्याह का फंक्शन होता था या अन्य कोई भी शुभ अवसर होता था, कोई सम्मेलन होता था, वहां पर महिलाओं को जाने ही नहीं दिया जाता था। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है। और ये पाबंदियां क्यों लगेगी? क्योंकि उसका पति मर चुका है। वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है और महिलाओं को अभागी माना जाता है। और उसके चेहरे पर कहीं पर लिखा हुआ होता है क्या कि यह दुर्भाग्य है, अगर इसको देख लेंगे तो अपना काम नहीं बनेगा। और लोग उसका चेहरा देखना नहीं चाहते, उसके चेहरे को अशुभ मानते हैं। इस प्रकार की महिलाओं की स्थिति थी। इन महिलाओं की स्थिति के बारे में किसने लिखा? तो ताराबाई शिंदे ने अपनी जो पुस्तक थी स्त्री पुरुष तुलना में जो इस प्रकार का वर्णन किया है। तो महिलाओं, आज की स्थिति और उस समय की स्थिति की तुलना करें तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है और धीरे धीरे और भी इसमें सुधार हो रहा है। अगला क्वेश्चन, अब बाल विवाह धीरे धीरे सुधार हुआ और जो उसमें बच्चों सती प्रथा पर रोक लगी, विधवा विवाह दोबारा होने लगे। अब बाल विवाह पर रोक लगानी थी कि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें किस चीज की जानकारी नहीं होती और तभी उनका विवाह कर दिया जाता है। तो महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हो गई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। लोगों ने संघर्ष किया कि बाल विवाह के विरोध में क्या बनाओ, कानून बनाओ। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। याद रखना, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1929 में। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। जितना विरोध सती प्रथा के बारे में और जितना विरोध विधवा विवाह के बारे में हुआ था, उतना विरोध अपने जो विवाह निषेध अधिनियम थे उसे लेकर नहीं हुआ था। इस कानून के अनुसार अब ये जो 1929 में विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था, इसके अनुसार अगर किसी लड़के या लड़की को शादी करवानी है तो उसमें 18 साल से कम उम्र का लड़का और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। अगर कोई लड़की है, उसकी उम्र 16 साल से कम है और अगर लड़के की उम्र 18 साल से कम है तो उसकी शादी नहीं की जा सकती। अब बाद में वर्तमान की अगर स्थिति देखें तो बाद में यह जो उम्र है यह बढ़ाकर 21 साल व 18 साल कर दी गई। कितनी? 21 साल और 18 साल कर दी गई है। लेकिन जब सर्वप्रथम 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, उस समय जो उम्र रखी गई थी वो 18 साल और 16 साल रखी गई थी। अब ये देखिए, एक चित्र है, इसमें आपको जो दुल्हन दिखाई दे रही है वो मात्र और मात्र 8 साल की दुल्हन है। मतलब आज के समय में जो लड़की तीसरी क्लास में पढ़ती है उसकी शादी करवा दी गई। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। आज भी स्थिति वैसी है, काफी सुधार आया है लेकिन लगभग 20% से ज्यादा
लड़कियां ऐसी है जिनकी शादी है वो 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। अब पढ़ेंगे, महिला के बारे में पढ़ लिया, महिलाओं से संबंधित जो सुधार थे उनके बारे में पढ़ लिया। अब अपन चर्चा करेंगे जाति और समाज सुधार, जाति की जो रीतियां थी उसमें और समाज में जो सुधार लाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। अब कई ऐसा भी मानते थे कि आप दो जातियों को बराबर, दो समाजों को बराबर का दर्जा नहीं दिया जा सकता। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। जो राम मोहन राय था उन्होंने एक बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो क्या करता था, जो जाति व्यवस्था की आलोचना करता था कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब प्रार्थना समाज, एक समाज था प्रार्थना समाज, वो किसका समर्थक था? वो अपने भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जो प्रार्थना समाज था उसमें यही कहा गया था कि सभी जाति होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। कब? 1840 में। जाति उन्मूलन के लिए, जाति व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधारक संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। अब जब 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया, पूछा जाएगा क्यों किया गया? तो जाति उन्मूलन के लिए, जो जाति व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए। अब इसमें कौन? अब इसमें निम्न जाति के लोगों के साथ साथ में कई बड़ी उच्च जातियों के लोग भी थे। अब वो क्या करते? उनकी पहली चीज यही थी कि पहले खुद में सुधार लाना पड़ेगा, खुद को जाति व्यवस्था से ऊपर उठना पड़ेगा। तो वो क्या करते? चुपके चुपके बैठ के करते और विभिन्न जो नीची जातियां थी, छोटी जातियां थी, उनके घरों में जाते, वहां का पानी पीते और वहां पर भोजन करते। क्योंकि वो खुद, उनका प्रयास ये है कि जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए तो पहले खुद में परिवर्तन लाना जरूरी है। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे। जो ईसाई प्रचारक थे वो ज्यादातर भेदभाव नहीं करते थे और उन्होंने क्या किया, जो आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं, जो जातियां थी, उनके लिए उन्होंने स्कूल खोले ताकि वो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अब धीरे धीरे अपन ने अध्याय 6 में पढ़ा था किस प्रकार भारत में उद्योगों का विकास हो रहा था। तो उसकी दृष्टि में भारत के कई जो गरीब लोग थे वो गांवों को छोड़कर शहरों में जाते और कहीं पर छोटी मोटी नौकरी कर लेते। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछानी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। अब शहर में कई काम हो रहे थे, शहर बढ़ रहे थे, उद्योग बढ़ रहे थे, धंधे बढ़ रहे थे। तो क्या हुआ, शहर में नालियां बनाई जानी थी, लोगों की संख्या बढ़ गई तो गंदगी हो रही थी, तो उसके लिए नालियां बनानी थी, सड़कें बनानी थी, विभिन्न इमारतों का निर्माण करना था, सड़कों को, शहरों को साफ करना था। तो बहुत लोगों की जरूरत होने लगी। तो जो ग्रामीण परिवेश से लोग थे वो धीरे धीरे शहरों की तरफ इन काम धंधों की तलाश में जाने लगे और बहुत सारे लोग कूली, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियां साफ करने वाले, सफाई कर्मों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। अब बाजार में ये सभी श्रमिक, ये सभी लोग कहां से आए? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। इसके लिए जो गांव के गरीब लोग थे वो शहरों की तरफ जाने लगे। शहर जाने वाले में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए चले गए। भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी चले गए गरीब लोग, असम में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में, इंडोनेशिया में। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था। लोग चले तो जाते थे
लेकिन उनकी स्थिति वहां पर बहुत दयनीय होती थी, क्योंकि नए स्थानों पर काम बड़ा कठिन होता था और कभी कभार उनको पगार दी जाती, कभी कभार नहीं दी जाती, कोई लोग वापस आ जाते और कईयों को वापस भी नहीं आने देते। परंतु गरीबों और निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। सबसे बड़ी चीज जो लोगों को बाहर भेज रही थी, गांव से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रही थी, वो चीज ये थी कि जो समाज के ठेकेदार थे, जो उच्च जाति के लोग थे, जो स्वर्ण जमींदार थे, वो उन लोगों पर कब्जा करना चाहते थे, वो उनको नीच जाति का समझते थे, वो उनके साथ में भेदभाव करते थे। इसीलिए वो लोग गांव को छोड़कर शहरों में चले गए। यहां पर देखिए एक कूली जहाज है 19वीं शताब्दी का। यह जॉन एलन नामक एक कूली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर थे वो निचली जातियों के होते थे। इस प्रकार जहाजों से लोगों को भर भर के, गरीब लोगों को बाहर देशों में ले जाया जाता था। अब एक यहां पर चीज देखिए, एक छोटा सा कहानी टाइप है कि जूते कौन बना सकता है। उसमें जूते कौन बनाता था, तो चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता था। अब जो चमड़े का काम करता था उसको देखा जाता था कि यार ये तो नीची जाति का है, लेकिन पहनते तो भाई जूते सभी थे, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता। कि जो निचली जातियों के लोग हैं वो चमड़ा निकालते हैं और उनको साफ करते हैं, तो ये सभी भी एकदम दूषित है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कारीगर मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाभ भी हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जूतों की मांग बढ़ी, तो उसमें ज्यादातर लोग थे वो मांस का काम नहीं करना चाहते थे, तो सिर्फ एक जो चमड़ा के पहले कारीगर थे, पुराने जो मोची थे, वो ये काम करते थे और उन्होंने बहुत लाभ कमाया था। अब यहां पर देख सकते हैं आप, आंध्र प्रदेश का एक चित्र है। जूते बनाते जो मदिगा समुदाय है, मदिगा समुदाय के लोग हैं वो जूते बना रहे हैं। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। मदिगा समुदाय, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी, कई लोग बाहर जा रहे थे, कई सेना में भर्ती हो गए। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। एक समुदाय था महार, अब उनको कहां नौकरी मिल गई? उनको नौकरी मिल गई महार रेजिमेंट के अंदर, मतलब सेना के अंदर। दलित आंदोलन के नेता बी.आर. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का, भारतीय संविधान के जनक। उनके पिता थे वो भी एक सैनिक स्कूल में पढ़ाने का ही काम किया करते थे। अब कक्षा में जगह नहीं। यहां पर देखिए बंबई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। प्राइवेट तो छोड़ो, 1829 में जो सरकारी स्कूल थी उसमें भी अछूतों को अंदर नहीं जाना देता। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठाकर सबक सुनने की इजाजत दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके जहां ऊंची जातियों के लड़कों को पढ़ाया जाता था। इतनी ऐसी दयनीय स्थिति थी कि जो गरीब लोग थे, जो निम्न जाति के लोग थे, जो अछूत थे, उनको कक्षा के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। सरकारी स्कूल की जो कक्षा थी उनमें भी नहीं बैठने दिया जाता था। उनको बाहर बरामदों में जो स्वर्ण जाति के बच्चे थे उनसे दूर बैठना पड़ता था, ताकि वो अछूत न हो जाए। तो इस प्रकार की स्थिति में भी कई लोगों ने अध्ययन किया होगा। और आज सबको समानता का हक है। अगर जहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, स्कूल में एक तरफ स्वर्ण जाति का, एक तरफ अछूत, दोनों साथ में बैठते हैं, स्कूल में साथ में खाना खाते हैं, साथ में पानी पीते हैं और साथ में पढ़ाई करते हैं, तो बहुत कुछ सुधार हुआ है जाति व्यवस्था में और अछूतों की जिंदगी में। यहां पर देख सकते हैं कि गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। ये गुजरात के जो दुबला समुदाय के लोग हैं ये बाजार में आम ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे, वे उनके खेत संभालते थे और जमींदारों के घर आंगन में तमाम छोटे मोटे काम करते थे। कौन? दुबला समुदाय के लोग। अब अपन कल पढ़ेंगे समानता और न्याय की मांग। इन लोगों के लिए समानता और न्याय की मांग करने वाले कौन थे, किन्होंने इनके लिए समानता और न्याय की मांग की, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अपना जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें। तब तक आप वीडियो को बार बार देखिए, क्लास को बार बार देखिए और इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनाने का, उनको निकालने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।